आज हम इस क्लास के अंदर कॉस इनवर्स के उन 4 रेशियो को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा कॉस इनवर्स का डोमेन, रेंज, क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व और अंततः ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स। यदि आपको ये टॉपिक साइन इनवर्स के भी जानने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, और इस वीडियो को देखना बिल्कुल ही मिस मत करना। और इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले जब हम क्लास शुरू करेंगे उससे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होते हैं। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और उनके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर जाएंगे तो एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर आते हैं तो एक्स एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है, और जिसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है, और इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो वाई एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है, और जिसको वाई डैश से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, cos x का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। y इज इक्वल टू cos x, ये जो है वो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, यानी त्रिकोणमितीय फलन। फंक्शन जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। जैसे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की जब बात करेंगे उस समय ये क्या हो जाएगा कि cos इस साइड है ना, वो इस साइड आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू cos इनवर्स y, और ये हो जाएगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। लेकिन हम cos इनवर्स का सबसे पहले रेशियो को जानेंगे, और वो होगा हमारा डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत कहा जाता है। डोमेन की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उसको हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है, लेकिन cos इनवर्स y का जो डोमेन होता है वो -1 से तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर, किसके, cos इनवर्स y के, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए या इसके बराबर। जब हम गणित की भाषा के अंदर लिखेंगे तो -1 से लेके +1 तक, और यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट बना देंगे, और इसको हिंदी में सह्वर्त अंतराल कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप वैल्यूज लेते हो ना तो उस समय -1 और 1 दोनों इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा रेशियो होगा, और वो होगा रेंज, जिसको हिंदी में परिसर कहा जाता है। लेकिन रेंज जो होती है वो हमेशा हमेशा y डायरेक्शन के ऊपर ही क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो cos इनवर्स y की जो रेंज होती है वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। सभी वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है, और इसको हम रियल नंबर कह सकते हैं, और इसको सेट्स कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। यदि गणित की भाषा के रूप में लिखें तो -इनफिनिट से लेके +इनफिनिट होता है, और यहाँ पर देखो ये छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच वाली वैल्यूज हम लेंगे, ठीक है। ये इनके साथ इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन -इनफिनिट और +इनफिनिट वैल्यूज बहुत बड़ी होती है। और यदि यहाँ पर अंतराल के रूप में यदि हम देखेंगे तो उस समय क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट -π से लेके 0 तक, फिर ब्रैकेट बंद, फिर शुरू हो जाएगा
0 से लेके पाई तक, और फिर शुरू हो जाएगा पाई से लेके 2 पाई तक। लेकिन ये जो होता है 0 से लेके पाई तक का, ये हमारा मुख्य शाखा कहलाती है। ये जो वैल्यूज होती है ना, ये मुख्य शाखा कहलाती है, जिसको हम ऐसे लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट 0, पाई। 0 और पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं या इसके बराबर, उसको हमेशा हमेशा मुख्य शाखा की मुख्य मान कहा जाता है। और हिंदी में मुख्य मान और इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यूज कहा जाता है, जो कहां से कहां तक होती हैं, यानी 0 से बड़ी या इसके बराबर, लेकिन पाई से छोटी या इसके बराबर होती हैं। तो शायद ये आपको जरूर समझ में आया। अब हम समझेंगे कॉस इनवर्स का तीसरा रहस्य, और वो हमारा होता है क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व। और यहां पर हम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यूज को हम निकालना सीखेंगे। ये हमारा हो गया 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा जब थीटा होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे उस समय हम क्या कर लेंगे, 90 डिग्री के साथ 0 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 45 डिग्री को ऐड करेंगे उस समय 135 डिग्री हमें मिल जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे उस समय हमें 150 डिग्री मिलेगा। और जब 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की हम जब बात करेंगे उस समय क्या करेंगे, पुनः 180 डिग्री से 180 डिग्री के साथ 0 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। जब 180 डिग्री के साथ 30 को ऐड करेंगे तो 210 डिग्री आएगा। जब 180 डिग्री के साथ 45 को ऐड करेंगे तो 225 डिग्री आएगा। जब 180 के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 240 डिग्री आएगा। जब 180 के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 270 डिग्री आएगा। इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी 270 डिग्री पर समाप्त हो जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारा 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 270 डिग्री से कम होना चाहिए। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा को फाइंड करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, 270 डिग्री के साथ 0 को ऐड करेंगे तो 270 ही होगा। जब 270 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा 300 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब 270 डिग्री के साथ 45 को ऐड करेंगे उस समय हमारा हो जाएगा 315 डिग्री। जब 270 डिग्री के साथ 60 को ऐड करेंगे उस समय हमें मिलेगा 330 डिग्री। और जब 270 के साथ 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री मिलेगा। और इस प्रकार से 360 डिग्री पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर समाप्त होता है 90 डिग्री पर, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा 180 डिग्री पर समाप्त होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 270 डिग्री पर समाप्त होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 360 डिग्री पर समाप्त होता है। मैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ये तो हमारे डिग्री के अंदर वैल्यूज आई, लेकिन मैं रेडियन में जब सिखाऊंगा उस समय 0 को रेडियन में 0 ही कहा जाता है, लेकिन 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहा जाता है, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 कहा जाता है, लेकिन 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहा जाता है, लेकिन 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहा जाता है। आपको यह भी पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे sin 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही cos 0 डिग्री की वैल्यूज होती हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 1/2। और cos 90 डिग्री की वैल्यूज क्या हो जाती है, 0। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को जब फाइंड करेंगे इन थीटाओं की, तो उस समय आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज आई हुई है उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो cos 120 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाएगी, 1/2।
cos 135 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 150 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा और 180 डिग्री की वैल्यू पुनः 1 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट की भी वैल्यूज आ गई। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे उस समय सेकेंड क्वाड्रेंट की जितनी भी वैल्यूज आई हुई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो 210 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। लेकिन 225 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 240 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 और 270 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी वैल्यूज आ गई। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे, उस समय क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू आई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो 300 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 हो जाएगी। लेकिन 315 डिग्री की जो वैल्यूज है वो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। 330 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगी। लेकिन 360 डिग्री की वैल्यूज 1 हो जाएगी। आपको ये भी पता है कि जब थीटा की वैल्यूज 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होती हैं तो उस समय वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। जब थीटा की वैल्यूज 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होती हैं उस समय वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। जब थीटा की वैल्यूज 180 डिग्री से बड़ी और 270 डिग्री से कम होती हैं तब वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, नहीं सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और जब थीटा की वैल्यूज 270 से बड़ी और 360 डिग्री से कम होती हैं उस समय हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। आपको ये भी पता है कि cos थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव साइन रखता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव की होती है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, cos थीटा जो होता है वो वैल्यूज नेगेटिव रखता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव साइन लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं उनके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, जिसकी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा की सभी वैल्यूज नेगेटिव की हो जाएगी। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय भी cos थीटा की वैल्यूज नेगेटिव की होती हैं, जो आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे होंगे। इसके आगे भी हम नेगेटिव जब साइन लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा की वैल्यूज नेगेटिव हो गई। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे उस समय क्या होता है कि cos थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है उन्हीं को हम रहने देंगे। अब हम ये समझेंगे कि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे हम थीटा रखते हुए जाएंगे या जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीज होती हैं या इंक्रीज होती है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सेकेंड की, थर्ड की और फोर्थ की भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा cos थीटा और ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से बन गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बन गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे उस समय जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करते हुए जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यूज डिक्रीज होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, 1 से 0 की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 1 से 0 की ओर घटता है या डिक्रीज होता है। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे उस समय cos थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमेशा नेगेटिव की होती हैं। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यूज डिक्रीज होती हुई जा रही हैं। ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो 0 से -1 की ओर घटता है या घटती है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा की बात करेंगे उस समय हमारी जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव की होती हैं। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता हुआ जाएगा वैसे वैसे हमारी वैल्यूज भी इंक्रीज होती हुई जाएगी और वो कहां से, -1 से लेके
जीरो की ओर बढ़ती हैं। लेकिन अंततः जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम जब प्रवेश करेंगे उस समय cos थीटा की वैल्यूज हमेशा हमेशा पॉजिटिव की होती है। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हुए बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो वैल्यूज है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो कहां से कहां तक, तो 0 से 1 की ओर बढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व आपको जरूर ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से कॉस इनवर्स का हम फोर्थ क्वाड्रेंट समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स y। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है और जिसका नाम O होता है। एक्स एक्सिस पर हमेशा डोमेन की वैल्यूज को डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस लिख दूंगा और डोमेन की वैल्यूज हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर होती हैं और इसको हिंदी में प्रांत कहा जाता है। लेकिन रेंज की वैल्यूज जितनी भी होती हैं वो हमेशा हमेशा वाई एक्सिस पर होती हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई एक्सिस पर मैंने लिख दिया रेंज। डोमेन जो होता है cos इनवर्स y का वो हमेशा हमेशा -1 से लेके 1 तक होता है। तो मैंने ना लिख दिया -1 से लेके +1 तक। लेकिन पॉजिटिव में रेंज क्या हो जाएगी, π/2, पाई, 3π/2 और 2π ऐसे आगे बढ़ती हुई जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर रेंज नेगेटिव आ जाएगी, -π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। लेकिन जब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यूज डिक्रीज होती हुई जा रही हैं। तो 0 पर क्या होगा, 0 डिग्री पर 1, लेकिन 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो 0 से शुरू होगा, 90 पर जाएगा, इन π/2 तक जाएगा। तो 0 डिग्री पर हमारा हाईएस्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे 90 की ओर जाएंगे, इन π/2 की ओर जाएंगे, उस समय क्या हो जाएगा, 0। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने प्रवेश किया तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा π/2 से शुरू होता है लेकिन पाई पर खत्म हो जाता है। तो π/2 पर तो 0 होगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पर क्या हो जाता है, -1 पर हाईएस्ट चला जाएगा। तो पाई पर -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा पाई से शुरू हो जाता है, 3π/2 पर इसका अंत होता है। तो पाई पर वैल्यूज -1 होती हैं, लेकिन जैसे 3π/2 पर जाएंगे तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी यहाँ पर। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करेंगे उस समय हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से तो बड़ा होता है, लेकिन 2π पर उसका अंत हो जाता है। तो 0 से 1 की ओर बढ़ती हैं। तो कुछ इस प्रकार से, यानी 3π/2 पर तो 0 थी, लेकिन जैसे जैसे 2π की ओर जाएंगे तो हमारी वैल्यूज पॉजिटिव में 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से पुनः हमारा ये 2π के बाद में पुनः 0 डिग्री का जो ग्राफ बना हुआ है वो रिपीटेशन में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से पुनः बनता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। जब हम नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे तो -π/2 पर 0 हो जाएगा, लेकिन -π पर माइनस में हाईएस्ट हो जाएगा, लेकिन -3π/2 पर 0 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, -2π पर हाईएस्ट में +1 पर जाएगा, फिर कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ था वो cos इनवर्स y का था। मुझे लगता है कि जो जितना भी मैंने समझाया है वो यदि आपको जरूर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उसका फायदा आप ले सको।